Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion is To India, My Native Land by Henry Louis Vivian D'Arezzo. एक अपरिचित नाम से आज हम परिचित होने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जिन महान कवियों ने शुरुआती दौर में अपना योगदान दिया है उसमें हेनरी डेरेजियो का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड इस पोएम के माध्यम से हेनरी डेरेजियो क्या कहना चाहते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हेनरी डेरेजियो was born in 1809 in Calcutta and belonged to the Anglo-Indian community. At the age of 17, he joined Hindu College as a teacher. एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है, उम्र के सिर्फ 17 साल में ही उन्होंने हिंदू कॉलेज में एज ए टीचर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ही वॉज नोन एज अ फायरी टीचर एंड अ पोएट। एक बेहतरीन बेबाक शिक्षक के रूप में और कवि के रूप में हेनरी डेरेजियो जाने जाते हैं। डेरेजियो इंस्पायर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल with the spirit of the Renaissance, who pioneered the Renaissance movement in Bengal. भारत में जब पहली बार रेनासा की शुरुआत हुई, ये सबसे पहला काल था जब हमने ज्ञान को फिर से तलाशने की कोशिश की। He possessed a sense of patriotism for Bengal. रेनासा के इस दौर के जो पायनियर्स है उसमें हेनरी डेरेजियो की भूमिका बहुत अहम है और बंगाल में देशभक्ति का जादू जगाने के पीछे जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें हेनरी डेरेजियो का नाम प्रमुख है। He was a radical thinker and one of the first Indian educators to disseminate Western learning and science among the students of Bengal. पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी विज्ञान को और सबसे पहले भारत में इस प्रकार की पश्चिमी शिक्षा को परिचित कराने का श्रेय हेनरी डेरेजियो को जाता है। इन्होंने ही नींव डाली थी इस प्रकार के शिक्षा की। His teaching and progressive views on issues such as women's emancipation and widow marriages, remarriage were looked down upon by the conservatives Hindus who managed Hindu College. हिंदू कॉलेज में टीचर के तौर पर जब हेनरी डेरेजियो काम करते थे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में या विधवा विवाह के बारे में उनके जो आधुनिक विचार थे वो कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों को हिंदू कॉलेज में पसंद नहीं थे। एज ए रिजल्ट ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस और इसका परिणाम ये हुआ उन्हें अपनी टीचरशिप से हाथ धोना पड़ा और उन्हें हिंदू कॉलेज से बर्खास्त किया गया। डेरेजियो हाउएवर केप्ट अप स्ट्रगल अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, पर कट्टर हिंदुत्ववाद से हेनरी डेरेजियो लड़ते रहे। ही डाइड ऑफ कॉलेरा एट द एज ऑफ 22 और 22 साल की उम्र में ही हेनरी डेरेजियो इस दुनिया से अलविदा कर गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महज 17 साल की उम्र में टीचर बन जाना और सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने कार्य को अंजाम देकर इस दुनिया से चले जाना हेनरी डेरेजियो ने कितने कम समय में अपने नाम को अंग्रेजी साहित्य में और भारतीय साहित्य में अंकित कर दिया है। दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। जिस कविता को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ये एक एड्रेस के रूप में, एक उद्बोधन के रूप में, एक संबोधन के रूप में लिखा गया है। एंड अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदरलैंड इंडिया। भारत माता के चरणों में इस काव्य को अर्पित किया गया है। It depicts the great sense of loss and despair he feels on seeing the present state of his country. उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उस समय भारत की जो दशा और दिशा थी उसको देखकर किस प्रकार से निराशा के गर्त में लोग चले गए थे
उस निराशा को, अपनी भारत माँ के प्रति अपने प्यार को हेनरी डेरेजियो यहाँ पर बयां करते हैं। इस कविता को सोनेट के माध्यम से लिखा गया है। जो कोई भी कविता 14 लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स पोएम इज नोन एज सोनेट, डिवाइडेड बिटवीन 3 क्वार्टेंस एंड एन एंडिंग कपलेट। 3 अलग अलग क्वार्टेंस है यहाँ पर 4-4 लाइन के, और 2 लाइन के जो आखिरी आइसोलेटेड 2 लाइन से वो कपलेट से इस फॉर्मेट में डेरेजियो ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। दिस पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया and the poet presents a picture of a great downfall and a ruin that his native land suffered at this time. ये वही दौर था जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजी शासन के दरमियान भारत का कितना पतन हुआ और यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या क्या यातनाएं भुगतनी पड़ी, उसका वर्णन डेरेजियो इस कविता के माध्यम से करते हैं। He recounts the past glories of his country and mourns the fact that it has now been reduced to a growling in the dust. The poet also speaks of making an attempt to bring to light the great history of his country to the present generation, and in return he only asks for the love and respect of his countrymen. अपने भारत के गौरवशाली वैभव को याद करने का प्रयास कवि यहाँ पर करते हैं और शोक भी व्यक्त करते हैं जिन चीज़ों को हमने गवाया, कैसे भारत की प्रतिष्ठा ब्रिटिशों के शासन काल में ध्वस्त हो गई थी और धूमिल हो गई थी। इसके बारे में एक निराशाजनक चित्र भी वो यहाँ पर चित्रित करते हैं, और एक प्रयास किया गया है कि भारत के वैभवशाली इतिहास को आने वाली नई पीढ़ियों के सामने रखा जाए और उन्हें इस बात से वाकिफ किया जाए कि किस प्रकार से भारत एक वैभवशाली देश रहा करता था। आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं, शायद वर्तमान पीढ़ी को गुलामी क्या होती है समझ में नहीं आएगी। बट टू इंडिया माय नेटिव लैंड, इस कविता के माध्यम से हेनरी डेरेजियो दोनों प्रकार के चित्रों को वर्णित करते हैं। 1857 की भारत की पहली बगावत, मंगल पांडे के रूप में हमने भारतीय आज़ादी के यज्ञ में पहली आहुति दी थी, और सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान से ये यज्ञ शांत हुआ था। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम से इस देश के जनतंत्र को, जमहूरियत को, गणतंत्र को एक अमली जामा पहनाया गया। तब जाके हमने आज़ादी के इस महापर्व को देखा है। टू इंडिया माय नेटिव लैंड, इस कविता के माध्यम से हेनरी डेरेजियो क्या कहना चाहते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे। माय कंट्री, इन thy days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow, and worshipped as deity the vast. Where is the glory? Where the reverence now? कुछ सवाल भी यहाँ पर कवि पूछते हैं, कुछ पुराने वैभव की भी बात करते हैं। माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, पुराने भूतकाल में हमारा देश वैभवशाली हुआ करता था। भारत अगर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है तो भारत सोने की चिड़िया हुआ भी करता था। अ ब्यूटीफुल हालो सर्किल राउंड आईब्रो, और एक ऑरा जिसे कहते हैं, संत ज्ञानी महात्माओं के तस्वीरों में आप देखेंगे जिस प्रकार का प्रकाश उनके चेहरे के इर्द गिर्द दिखाई देता है, ऐसा ही प्रकाश भारत माँ का हुआ करता था। एंड वर्शिप्ड एज डेटी द वास्ट, और हमने आपको देवता के रूप में पूजा है। भारत बहुत कम देशों में है जहाँ के लोग अपने देश को माता मानते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश अपने देश को फादरलैंड कहते हैं, पर हमने अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को, अपने देश को माँ कहा है, माँ का दर्जा दिया है, तो हमने गॉडेस के रूप में इसकी पूजा की है। वेयर इज दाई ग्लोरी, ब्रिटिशों का शासन है उस दौर में, और हेनरी डेरेजियो उस समय में ये सवाल पूछते हैं कि वो वैभव कहाँ चला गया। वेयर द रेवरेंस नाउ, अब वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो पूजा हम करते थे, वो पूजा कहाँ पर चली गई, वो रिस्पेक्ट कहाँ पर चला गया। गुलाम देश तकरीबन 150 पौने 200 साल तक हम अंग्रेजों के अंकित रहे हैं, तो गुलामी का एहसास 1947 के पहली जो पीढ़ी हुई थी
उन्होंने इस देश के दोनों तरफ से इन त्रासदी को झेला है और देखा है। आगे डेरेसियो लिखते हैं, The eagle pinion it chained down at last, and crawling in the lowly dust art thou. Thy minstrel had no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery. ईगल पक्षी अपनी पकड़ के लिए, अपनी पैनी नज़र के लिए, अपने शक्तिशाली पंखों के लिए जाना जाता है। एंड भारत माता, एक पंख जो है भारत माँ की, वो किसी ईगल पक्षी के पंखों को जैसे चैन से बांध दिया हो, श्रृंखलाओं में, संकलों में उसे जकड़ दिया हो, इस प्रकार का वर्णन डेरेसियो करते हैं। द ईगल पिनियन इट चेन्ड डाउन एट लास्ट। अंत में बहुत शातिर तरीके से अंग्रेजों ने भारत माँ के पंखों में बेड़ियां तो डाल दी थी गुलामी की। एंड क्रोलिंग इन द लवली डस्ट आर्ट दाउ। और वो समय ही ऐसा था कि भारत की प्रतिमा, भारत का वैभवशाली इतिहास अंग्रेजों ने कुचल दिया और गुलाम बना दिया था। द मिन्स्ट्रेल हैथ नो रिथ टू वीव फॉर दी। अब भारत की प्रतिष्ठा को बयां करने के लिए जो मिन्स्ट्रेल्स है, जो भाट है, जो स्तुति पाठक है, मिडिवल जो म्यूजिशियंस होते थे मध्यकाल में, सिंगर्स जो गांव-गांव में घूम घूम कर गीतों के माध्यम से भारत की प्रतिभा को, प्रतिभाशाली इतिहास को बयां करते थे, अब उनके पास कुछ बुनने के लिए, कुछ कहने के लिए भी नहीं रहा है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ द मिजरी। आपके इस दुखों का बयां वो मिन्स्ट्रेल्स भी कैसे करेंगे? इस प्रकार से गुलामी के उस दौर को हेनरी डेरेसियो अपनी कविता के माध्यम से वर्णित करते हैं। द ईगल पिनियन इट चेन्ड डाउन एट लास्ट। आपके ईगल की तरह पंख को, गरुड़ की तरह पंख को चैन से बांध दिया गया है। एंड ग्रोलिंग इन द लोली डस्ट आर दाउ। और आपकी प्रतिष्ठा आज के दौर में धूमिल हो गई है। द मिन्स्ट्रेल हैथ नो रिथ टू वीव फॉर दी। और इसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने शोक को व्यक्त करने के लिए कोई पुष्प का गुच्छ आपके चरणों में अर्पित करने के लिए भी इनके पास नहीं है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ द मिजरी। और आपके दुखों का वर्णन करने के लिए इस प्रकार के स्तुति पाठक भी उपलब्ध नहीं हैं। वेल, लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम। पर हेनरी डेरेसियो निराशाजनक परिस्थिति का वर्णन तो करते हैं, पर साथ में भारत के गौरवशाली इतिहास को भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। निराशा की गर्द तो बहुत थी, बहुत सारे लोग निराश हो गए थे। 150 साल की गुलामी से भारत को कैसे आज़ाद किया जाए, उम्मीद की किरण बहुत कम नजर आ रही थी। पर फिर भी डेरेसियो बिल्कुल कम उम्र में ही अपनी परिपक्वता का वर्णन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर वो अपना सबूत देते हैं। वेल, लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम। वो कहते हैं, क्यों न मैं भारत के उस वैभवशाली इतिहास के गर्त में एक गोता लगा लूं। लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट ऑफ द एजेस दैट हैव रोल्ड। जो समय बीता है, जो समय चला गया है, बहुत सारी चीजों को हमने खो दिया है, मैं उस समय में गोता लगाकर वो सारे वैभव को वापस दिखाऊंगा। अ फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ दिस रेक सब्लाइम। भारत का जो उदात्त, गौरवशाली, वैभवशाली इतिहास रहा है, उसके कुछ टुकड़े हैं विच ह्यूमन्स आई मे नेवर मी मोर बिहोल्ड। और जो इतिहास हमने तहस नहस कर दिया है ब्रिटिशों के शासन में, जो भारत के वैभवशाली इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसके कुछ टुकड़े बिखरे हुए हैं। इस मैग्निफिसेंट सब्लाइम इतिहास को विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बिहोल्ड, मनुष्य की आंख शायद देख नहीं पाएंगी। इसलिए कवि के रूप में, एक देशभक्त के रूप में मुझे बताना जरूरी है। एंड लेट मी द कर्टन ऑफ माई लेबर बी माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फॉर दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समय आएगा, एक इनाम के रूप में मेरे परिश्रमों को, मेरी मेहनत रंग लाएगी। एंड माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फॉर दी। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि भारत फिर से आज़ाद हो जाए। आर्यावर्त से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से भारत, इतना लंबा सफ़र हमने तय किया है और हेनरी डेरेसियो और न जाने कितने लोगों ने
इस देश को भारत बनने में अपना योगदान दिया है। हेनरी डेरोजियो ने दोनों प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से हम गुलाम थे, हाउ वी वेर स्लेव्स ड्यूरिंग दोज डेज एंड व्हाट कैन वी डू टू रिकॉल द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड he wishes in the last couplet that his country will be liberated very soon and India as a nation will get the entire beauty and entire glory back. उम्मीद करते हैं ये कविता आपको समझने में आसानी होगी और देशभक्ति का माहौल इस कविता के माध्यम से क्रिएट होता है। हमने अपने देश से कितना प्यार करना है और कितना करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल वर्तमान पीढ़ी को भी समझने पड़ेंगे। आज़ादी तो मिल गई है, पर आज़ादी को बरकरार रखना ये हमारी नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।